चलिए नया टॉपिक शुरू करते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है। इसमें अभी आपने कुछ लिखा नहीं कॉपी में, तो थियोरिटिकल पार्ट है, ठीक है। इसको भी हम कर लेते हैं। वैसे तो एटीट्यूड है, पर पूरे ओवरऑल सब्जेक्ट को हम एप्टीट्यूड ही बोल देते हैं। मेनली जो आपके सब्जेक्ट का नाम, दरअसल जो कॉलेज में आप पढ़ते हो बीएड वगैरह में, तो टीचिंग एटीट्यूड बोलते हैं। टीचिंग एटीट्यूड एंड टीचिंग इंटरेस्ट, ठीक है। शिक्षण अभिवृत्ति एवं शिक्षण अभिरुचि, ठीक है। हाँ, मतलब बोल सकते हो आप, ठीक है। एप्टीट्यूड तो एक तरीके से पूरे ओवरऑल आप इसको बोल दोगे, ठीक है। एटीट्यूड का मतलब क्या होता है वैसे, असल मीनिंग तो अभिवृत्ति का मतलब एटीट्यूड है, ठीक है। एक डिफरेंशियल में लिखा देता हूँ आपको उसमें, तो यही हमारा टॉपिक रहेगा, ठीक है। चलो हेडिंग डाल दी सबने। तो थोड़ा सा 15-20 मिनट पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें ज्यादा थ्योरी तो हमारे पास है नहीं सिलेबस में, और बाद में एमसीक्यू लगा देंगे प्रीवियस पेपर के, ठीक है। तो कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि थ्योरी में तो जो यहाँ पर जो थ्योरी दी जाती है, राम राम हर्ष, ठीक है। चलिए देखिए, टीचिंग एप्टीट्यूड में आते हैं पहले, ठीक है। पहले तो एप्टीट्यूड और एटीट्यूड में क्या डिफरेंस है, तो आप कुछ भी बोल सकते हो, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। बुक्स में आप देखो तो बुक्स में एटीट्यूड लिखा होगा, ठीक है, और ओवरऑल जो किताबों का नाम होता है वो एप्टीट्यूड बोल देते हैं, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। हाँ, देखिए एप्टीट्यूड तो क्या हो गया, दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर आप एटीट्यूड लिखते हो या एप्टीट्यूड लिखते हो, एक तरफ लिख दो आप एप्टीट्यूड, पीछे मैंने लिखा हुआ है एप्टीट्यूड और एटीट्यूड, ठीक है। देखिए एप्टीट्यूड में तो हम, एटीट्यूड तो हमारे विचार हो गए, ठीक है। एटीट्यूड तो किससे संबंधित है, हमारे विचारों से, किसी के प्रति हमारे विचार क्या है, ठीक है। किसी व्यक्ति के या किसी वस्तु के प्रति हमारे विचार क्या हैं। अभी यहाँ पर हम बात करेंगे तो किसी व्यक्ति के या किसी विषय के या किसी वस्तु के प्रति हमारे विचार, ठीक है। इसको तो हम एटीट्यूड बोल देते हैं। यानी कि टीचिंग एटीट्यूड का मतलब क्या हो गया कि हमारे टीचिंग या छात्रों के प्रति क्या विचार हैं, ठीक है। और एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, एप्टीट्यूड का मतलब हम अपनी कैपेबिलिटी को एनहांस कर रहे हैं, ठीक है। हम अपनी कैपेबिलिटी यानी कि अपनी क्षमता को डेवलप कर रहे हैं पढ़ाने के प्रति, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, टीचिंग एटीट्यूड हो जाएगा, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब हो जाएगा इनहांसिंग, या आप इसे बोल सकते हो आपका कैपेबिलिटीज, यानी कि अपने, अगर शिक्षण के हिसाब से देखा जाए, ठीक है, क्योंकि जनरल शब्द है, अपने को शिक्षण के लिए या अपने आप में, ठीक है, अपने आप में शिक्षण के लिए क्षमता उत्पन्न करना या पैदा करना, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, एप्टीट्यूड हो जाएगा, ठीक है। तो बस बेसिक सा डिफरेंस होता है। पॉलिटिकल क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है, मैं सर को बोल दूंगा वो डाल देंगे। अच्छा, ये सब तो नॉर्मल शब्द हैं, इसको हिंदी इंग्लिश में तो ऐसे आप नहीं भी लिखो तो भी चल जाएगा, ठीक है। एप्टीट्यूड का मतलब क्या हो जाएगा, डेवलपिंग टीचिंग एबिलिटी, ठीक है। और एटीट्यूड का मतलब आपका हो गया किसी व्यक्ति या विशेष, तो ये जनरल शब्द हैं, ठीक है। किसी व्यक्ति के बारे में हम क्या सोचते हैं, वो हमारा एटीट्यूड कहलाता है, ठीक है। तो हम शिक्षा के बारे में क्या सोचते हैं, तो टीचिंग एटीट्यूड भी बोल सकते हो, ठीक है। और बुक्स में आप वही देखते हो टीचिंग एटीट्यूड, वैसे किताब का नाम आप जब पढ़ोगे कभी ध्यान से, टीचिंग एटीट्यूड और
टीचिंग इंटरेस्ट होता है, ठीक है, और ओवरऑल उसको नाम दे दे टीचिंग एप्टीट्यूड। तो कंफ्यूज मत होना कि कहीं पर एटीट्यूड लिखा हुआ है, कहीं पर एप्टीट्यूड लिखा हुआ है, ठीक है। हो सकता है आगे की थ्योरी में भी कभी ऐसा हो, कहीं पर एटीट्यूड लिख दिया, कहीं पे एप्टीट्यूड लिख दिया, ठीक है, तो हमारा मतलब उसका वही है। चलो अब एप्टीट्यूड की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, एप्टीट्यूड क्या है, तो वो सोच है, ठीक है। एप्टीट्यूड हमारी क्या होगी, सोच हो गई। तो अभिवृत्ति हमारी सोच है जो समय के साथ हमारे व्यवहार में आ जाती है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एप्टीट्यूड बोलते हैं। तो आप इस वाली लाइन को लिख सकते हो, इस वाली को छोड़ सकते हो, ठीक है। अब हमारे विचार जो हैं वो तीनों चीजों पर निर्भर करते हैं। मतलब हम पढ़ा, जैसे हम जो भी हम विचार रखते हैं शिक्षण के लिए, ठीक है, तो उसमें तीनों चीजें आपकी मतलब इंक्लूड होती हैं। एक तो हमारा ज्ञान, ठीक है, ज्ञान को हम बोलेंगे यहाँ पे, वैसे इस लाइन को आप पढ़ोगे तो ज्ञानात्मक, इंग्लिश में ज्ञान को कॉग्निटिव बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा जो एप्टीट्यूड है, ठीक है, इसमें हमारी तीनों चीजें, यानी कि तीनों हमारी तीनों चीजें कौन कौन सी है, ज्ञानात्मक, भावनात्मक और मनोयोगात्मक बोल सकते हो, ठीक है। इंग्लिश में बोलना थोड़ा ज्यादा सही लगता है। चलो, तो यहाँ पर आपका इंग्लिश में लिखोगे तो कॉग्निटिव, इमोशनल और मेंटल, मेंटल तो नहीं, आप इसको साइकोलॉजिकल बोल सकते हो, ठीक है, साइकोलॉजिकल। तो इसकी थ्योरी ना थोड़ी सी ऐसी है कि आप उस टाइम बाद बोर ना होने लग जाओ, तो मैं थोड़ा सा इसको आराम आराम से रखता हूँ, ठीक है। आ जाओ वापस, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंस रहता है एटीट्यूड या एप्टीट्यूड में, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। एटीट्यूड अभिवृत्ति हो गया, आप एप्टीट्यूड भी कह सकते हो, ठीक है। तो एटीट्यूड या अभिवृत्ति का मतलब क्या हो गया, जो हमारी सोच है, हमारी सोच में अब तीनों चीजें मिलकर आती हैं, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति पढ़ा रहा है, अब हम तो जितने भी आंसर हम जितना भी हम सोचेंगे वो टीचर के हिसाब से सोचेंगे अब, ठीक है। यहाँ पर आगे जितना भी सोचेंगे वो टीचर के हिसाब से सोचेंगे। तो टीचर जितना भी पढ़ा रहा होता है, ठीक है, या किसी समय में अगर वो बच्चों से बात कर रहा है, तो उनमें तीनों चीजें आपकी इंक्लूड होती है। टीचर का ज्ञान भी है, ठीक है, जब भी टीचर कुछ बोलता है तो उसके पीछे उसका ज्ञान भी होता है, साथ ही साथ, ठीक है, उसकी मनोवैज्ञानिक दशा भी होती है और उसकी इमोशनल दशा भी होती है, ठीक है। वो दुखी है, सुखी है, वो सब चीजें इंक्लूड होकर आती हैं। तो कई बार टीचर को जल्दी गुस्सा आता है, कई बार, वैसे तो आना नहीं चाहिए क्लासरूम में, तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो नॉर्मल सी चीज हो गई, ये तो सब्जेक्ट का नाम हो गया, ठीक है। आज हम जो पढ़ने वाले हैं, जो मेन टॉपिक हमारा रहे वो है आपके सिद्धांत, ठीक है। हम आज मेनली आपके सिद्धांत पढ़ेंगे, ठीक है। इस पे भी आते हैं, इस पे हेडिंग डाल दीजिए आप, टीचिंग प्रिंसिपल, टीचिंग प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स, ठीक है, यानी कि आपके शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण के सिद्धांत, ठीक है। तो एक तरीके से आप इसको पहला चैप्टर मान सकते हो। वैसे आज तो पूरा नहीं हो पाएगा, मतलब ज्यादा बड़ा नहीं है, मगर हम क्योंकि लिमिटेड लेके चल रहे हैं, क्योंकि हमारा सिलेबस थोड़ा सा ही है इसका। तो अगर हम एक आधा आधा घंटा भी पढ़ेंगे तो आराम से 10-15-20 दिन में पूरा हो जाएगा, ठीक है। तीन तरह के शिक्षण के सिद्धांत हैं। आज जो हम करने वाले हैं वो सामान्य सिद्धांत है, ठीक है। आज हमारा सामान्य सिद्धांत पढ़ाते समय क्या ध्यान में रखने हैं, ठीक है, उनके बारे में बात करेंगे। तो ये आता है आपका सामान्य सिद्धांत के अंदर, यानी कि इसको आप बोल सकते हो जनरल प्रिंसिपल, ठीक है, जनरल प्रिंसिपल। तो सिद्धांत हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइड है। एक तो सामान्य सिद्धांत यानी कि जनरल प्रिंसिपल, दूसरा होता है ज्ञान के आधार पे, उसे आप बोल सकते हो ज्ञानात्मक सिद्धांत, ठीक है। ज्ञानात्मक सिद्धांत को इंग्लिश में आप लिख सकते हो कॉग्निटिव, ठीक है, कॉग्निटिव प्रिंसिपल। तो 3 तरह के प्रिंसिपल देखेंगे हम इसमें, ठीक है। ज्ञानात्मक आपका कॉग्निटिव हो जाएगा, और लास्ट हमारा जो सिद्धांत होता है, ठीक है, वो रहता है आपका मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हिंदी में हम इसे कहते हैं, या इंग्लिश में हम इसे कहते हैं साइकोलॉजिकल, ठीक है, आपका प्रिंसिपल, ठीक है। तो 3 तरह के सिद्धांत है हमारे पास, टीचिंग प्रिंसिपल, देयर आर 3 टाइप्स, ठीक है। सामान्य सिद्धांत, आपका ज्ञानात्मक सिद्धांत और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। अब इनके जो आपकी हेडिंग है, मतलब इसमें आगे जितने भी पॉइंट्स आएंगे, जैसे कि सामान्य सिद्धांत 13 प्रकार के हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 13 तरह के सिद्धांत लिखाए जाएंगे अभी। तो 13 आपको, मतलब अब उसके हेडिंग पढ़ोगे तो आपको समझ में वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। इसमें इतनी मुश्किल टर्म्स नहीं है। 4 प्रकार के आपके ज्ञानात्मक हो गए,
और वैसे 7-8 प्रकार के आपके मनोवैज्ञानिक हो गए। ठीक है, तो पहले आज हम इनको कर लेते हैं, तो आप मतलब साथ साथ में लिखते रहो, ठीक है, वरना टाइम वेस्ट ना हो हमारा ज्यादा, तो साथ साथ में आप इसको लिखते भी रहो। ठीक है, जल्दी इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख दो, हिंदी वाले हिंदी में लिख दो, और वैसे कुछ टर्म ऐसी होगी जिसे इंग्लिश में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो सामान्य सब होगी, ठीक है, वो आप अपनी भाषा में लिख सकते हो। ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांत इंग्लिश में तो साइकोलॉजिकल है। अच्छा, ये भी आपके मतलब 7-8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट नंबर याद नहीं आ रहा मुझे भी, तो अभी पहले हम इसको कर लेते हैं। ठीक है, तो सामान्य सिद्धांत में आपका, अब देखो ये 13 प्रकार के हैं, पर इसको एक एक करके लिखते हैं, वरना ऐसे में ना काफी ज्यादा मुश्किल लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारा मायावटिक सिद्धांत। ठीक है, पहला सवाल इससे यही बन सकता है कि ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो आपको एक नाम याद रखना है, सुकरात द्वारा, ये नाम है। ठीक है, व्यक्ति का नाम है सुकरात द्वारा। ठीक है, इंग्लिश में भी आप ये लिख देना, गिवन बाय सुकरात। अब मायावटिक सिद्धांत क्या है? ठीक है, पढ़ने लायक है, याद करने लायक बस एक यही पॉइंट है, इसके बाद आपके सारे इजी इजी हैं। ठीक है, मायावटिक सिद्धांत ये बोलता है कि मतलब जो इसने बोला था कथन है। ठीक है, तो इसका कथन ये है, इसके द्वारा हमारा जो आत्मा होती है, ठीक है, उसको सब चीज का ज्ञान होता है। लेकिन जब आत्मा सबसे पहले, जब बच्चा पैदा होता है, ठीक है, तो देखो आत्मा तो है ही, चाहे कोई व्यक्ति मरे चाहे कोई व्यक्ति जिंदा हो, आत्मा हमेशा रहेगी। तो इसका सिद्धांत का जो स्टेटमेंट है वो आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट ये था कि आत्मा को सारा ज्ञान होता है। ठीक है, आत्मा को संपूर्ण ज्ञान होता है, लेकिन आत्मा जब पैदा होती है मनुष्य के रूप में, तो पैदा होने के बाद वो ज्ञान भूल जाता है। ठीक है, वो ज्ञान, तो ये भी आप साथ साथ में नोट करते हो, ज्ञान भूल जाता है। ठीक है, और शिक्षक का कार्य ये है, शिक्षक का कार्य यह है कि उस ज्ञान को वापस पा सके। ठीक है, कि छात्र बोलोगे या कोई व्यक्ति बोलोगे, ठीक है, शिक्षक का कार्य यह है कि शिक्षण से वह ज्ञान वापस प्राप्त करने में सहायक हो। तो ये स्टेटमेंट था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपको थोड़ा ध्यान रखना। वैसे ऐसे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन हमारे डीलेट के एग्जाम में नहीं आते, पर लेक्चरर के एग्जाम में जैसे वहां पे अगर पेडागोगी का पोर्शन आता है तो वहां पे आ सकते हैं कि भाई मायावटिक सिद्धांत किसने दिया है या इसका सिद्धांत था क्या। ठीक है, तो आपका जो आत्मा है, आत्मा को संपूर्ण ज्ञान है, लेकिन पैदा होने के बाद वो ज्ञान भूल जाता है, और शिक्षक का काम क्या है, उस व्यक्ति में से वही ज्ञान को बाहर निकालना। ठीक है, तो ये हमारा पहला सिद्धांत है किसका, आपका टीचिंग का सबसे पहला सिद्धांत माइटिक। ठीक है, तो माइटिक नाम याद रखना, इंग्लिश में थोड़ा माइटिक प्रिंसिपल। ठीक है, तो समझ में आ जाएगा, आपने लिख दिया इंग्लिश में। ठीक है, तो जनरल टर्म है। ठीक है, चलो इंग्लिश में दिखाना, जो आपके ऑनलाइन बच्चे हैं, ठीक है, समझ जाएंगे। ठीक है, अपनी भाषा में आप लिख सकते हो। ठीक है, आत्मा को सोल कहते हैं, तो सोल के पास पूरा ज्ञान होता है, संपूर्ण नॉलेज होता है। ठीक है, वरना फिर डबल लैंग्वेज में लिखूंगा तो काफी ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद सारे सिद्धांत इजी इजी हैं, वो आपको देख के पता चल जाएंगे। ठीक है, शिक्षण का दूसरा सिद्धांत। ठीक है, शिक्षण का दूसरा सिद्धांत, और ये सब किसके अंदर पढ़ा जा रहा है, सामान्य सिद्धांत के अंदर। ठीक है, 3 तरह के सिद्धांत लिखे थे सबसे पहले हमने, सामान्य के अंदर 13 है। ठीक है, तो सामान्य के अंदर पहला तो हमने मायावटिक सिद्धांत कर लिया, दूसरा क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, यानी कि संप्रेषण सिद्धांत। तो यहां पर हम ये बोलते हैं, यही सिद्धांत ये बोलता है कि आपका जो कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन इज डायरेक्टली proportional टू टीचिंग। ठीक है,
इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो संप्रेषण है, ठीक है, संप्रेषण को कम्युनिकेशन बोलते हैं। संप्रेषण भी समझ में नहीं आता कि मतलब आपस में हम जो बात कर रहे हैं ये क्या है, संप्रेषण है, ठीक है। तो हमारे बीच में जो कम्युनिकेशन है, मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हो, इसी को संप्रेषण कहते हैं, ठीक है। तो संप्रेषण शिक्षण से या शिक्षण के समानुपाती होता है, ठीक है, समानुपाती होता है, ठीक है। अब इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि अगर क्लास में टीचर और स्टूडेंट के बीच में कम्युनिकेशन सही है तो वो क्लास और ज्यादा बेहतर बनती है, ठीक है। अगर एक तरफ से मैं बोलता रहूं और आप भी ध्यान से सुनते रहें, ठीक है, कम्युनिकेशन में दोनों चीज आती है, बोलना भी और सुनना भी, ठीक है। तो अगर मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं, ये भी कम्युनिकेशन का ही पार्ट है, ठीक है, हिंदी में संप्रेषण बोलते हैं। तो अगर संप्रेषण अधिक होगा, समानुपाती का मतलब क्या है कि अगर कम्युनिकेशन ज्यादा बेहतर होगा तो टीचिंग भी ज्यादा बेहतर होगी, ठीक है, जो हम बोल रहे हैं वो आप तक अच्छे से पहुंचेगा और वो समझ में भी आएगा, ठीक है। तो इस सिद्धांत को हमने क्या बोला, कम्युनिकेशन। तो मैं ब्रीफ में लिखा रहा हूँ, ठीक है, वो किताब में तो आप जानते हो कि 10-10 लाइन लिखी रहती है, उसको मैं बस एक एक लाइन में लिखा रहा हूँ, ठीक है, आप समझ जाओगे, ठीक है। चलिए, तो ये क्या हो गया आपका प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन, आपका संप्रेषण सिद्धांत, ठीक है, लिख दिया। तो ये स्टेटमेंट लिखना है तो आप लिख सकते हो, संप्रेषण शिक्षण के समानुपाती होता है, ठीक है, कम्युनिकेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टीचिंग, ठीक है। चलो बढ़े आगे। नेक्स्ट है आपका अगला, नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ मोल्डिंग, ठीक है, परिवर्तन का सिद्धांत। तो यहां पर शिक्षक क्या करना चाहेगा, जो आपके बच्चों का गलत आचरण है, ठीक है, उसमें परिवर्तन लाना चाहेगा, ठीक है। तो इस सिद्धांत में हम किस चीज का प्रयास करते हैं, छात्र के अंदर परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो छात्र के अंदर परिवर्तन लाना, ठीक है। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन से सिद्धांत में हम बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट को चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो आपका कौन सा सिद्धांत होगा, आपका प्रिंसिपल ऑफ मोल्डिंग, ठीक है। हम क्यों करते हैं, टू चेंज द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, छात्र का बिहेवियर चेंज करना, ठीक है। इसके लिए हम कौन सा सिद्धांत यूज करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मोल्डिंग, ठीक है। मोल्डिंग का मतलब होता है सांचे में ढालना, ठीक है। तो अभी जो छात्र होता है नया नया, ठीक है, उसे हम अपने हिसाब से किसी भी चीज में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम उसे सही बातें सिखाएंगे तो जो भी उसकी गलत बातें होंगी वो धीरे धीरे मिटती चली जाएंगी, ठीक है। तो ये सिद्धांत इसके अंदर ये कहता है, ठीक है। तो मैं आपको सिर्फ मेन एक एक लाइन लिखा रहा हूँ, ठीक है, ज्यादा लिखेंगे तो वो बोरिंग भी हो जाएगा और दूसरा उतना हमें पढ़ना भी नहीं है, ठीक है। ये सब्जेक्ट बस थोड़ा सा ऐसा है कि एग्जाम में थोड़ा कम ही आपका इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। जो पूछे जाते हैं वो मैं आपको बता भी रहा हूँ। अभी 2000 जो लास्ट था 2021-22 वाला, उस पेपर को सॉल्व भी करेंगे आज, ठीक है। थोड़ा एक आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ इंक्वायरी। प्रिंसिपल इंक्वायरी मतलब पूछताछ का सिद्धांत, ठीक है। इसमें जाहिर सी बात है, जो आपका शिक्षक है, शिक्षक प्रश्न पूछेगा, ठीक है, ये प्रश्न पूछेगा या कोई प्रश्न देगा। अब इसका फायदा क्या होता है, इस सिद्धांत का फायदा ये है कि अगर हम आपसे कुछ प्रश्न पूछते हैं तो आप सोचने की कोशिश करते हो कि इसका जवाब क्या दिया जाए, ठीक है। और भले ही गलत निकालो आंसर या सही निकालो आंसर, आप अपने हिसाब से कुछ ना कुछ आंसर बताते हो, ठीक है। तो यहां पर इसका फायदा ये होता है कि छात्र स्वयं जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी समस्या है, ठीक है, स्वयं समस्या का समाधान ढूंढता है, स्वयं समस्या का समाधान ढूंढता है। और उसकी इस कैपेबिलिटी, ये वाली कैपेबिलिटी, समस्या का समाधान ढूंढने वाली कैपेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ इंक्वायरी का मतलब है शिक्षक प्रश्न देगा और स्टूडेंट उसका जवाब देगा अपने हिसाब से या उसका समाधान खोजेगा, ठीक है। तो इससे हमारी एक क्षमता में छात्र की क्षमता में एक डेवलपमेंट आएगा, ठीक है। वो अपने आप समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश करेगा बजाय किसी से मदद मांगने की, ठीक है। तो ये आपका किस सिद्धांत के फायदा है, आपका पूछताछ का सिद्धांत, ठीक है। तो बस इसमें एक एक लाइन लिखनी है हमको, ठीक है। तो ऐसे 13 सिद्धांत तो है ये, मगर आपको नाम से पता चल जाएगा। हो गया, चलो ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, 4 तरह के सिद्धांत हो गए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्रिया का सिद्धांत, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी।
प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी में हम क्या बोलेंगे कि जो भी आप पढ़ा रहे हो वो करके भी दिखाओ। जैसे कि आपका फिजिक्स में ये आजकल खूब चलता है यूट्यूब में, मतलब कोई भी एक्सपेरिमेंट होगा तो टीचर उसका क्या दिखाता है, प्रैक्टिकल भी दिखा रहा होता है। ठीक है, तो एक तरीके से वो आपका क्या कौन सा सिद्धांत हो गया, एक्टिविटी का सिद्धांत हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा कि जो भी लेसन है, ठीक है, जो भी पाठ पढ़ाया जाए, ठीक है, पाठ को इंग्लिश में लेसन बोलेंगे, उसका एक तरीके से नाट्य रूपांतरण भी होना चाहिए। नाट्य रूपांतरण, ठीक है, इंग्लिश में आप प्रैक्टिकली लिख देना, प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि अगर कोई विज्ञान का टीचर है तो उसके लिए थोड़ा ज्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, विज्ञान का टीचर एक्सपेरिमेंट कर सकता है, प्रैक्टिकल दिखा सकता है, किताब में लिखे रहते हैं, ठीक है, वो हर एक चीज को मतलब समझा सकता है। विज्ञान वाले टीचर के लिए तो चलो आसान है। ठीक है, मान लो कोई इतिहास पढ़ा रहा है, तो इतिहास पढ़ाने वाले को क्या करना पड़ेगा, एक तरीके से उसको पहले तो थ्योरी पढ़ानी पड़ेगी, यानी कि पाठ पढ़ाना पड़ेगा, लेसन भी पढ़ाना पड़ेगा, प्लस वो बच्चों के साथ एक प्ले यानी कि एक नाटक कर सकता है इतिहास से रिलेटेड चीजों के बारे में। ठीक है, इससे क्या होगा, बच्चों को ज्यादा देर तक उस जिस भी इवेंट की बात हो रही होगी वो लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक है, तो इस सिद्धांत को क्या बोलते हैं, आपका प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। तो जब आप टीचर बन जाएंगे भविष्य में तो मतलब ये सब चीजें हमें ध्यान रखनी होती है। अब वो ध्यान रखे ना रखे वो बात की बात है कि हमारे टीचर ने तो ध्यान रखा नहीं, पर हम रख सकते हैं जब हम बन जाएंगे। ठीक है, तो इसमें मतलब हम एक प्रैक्टिकल कर सकते हैं बच्चों के साथ में, और जो भी काम है इतिहास वाले भी कर सकता है मतलब। ठीक है, विज्ञान वाले के पास तो चलो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, पर इतिहास वाला भी प्ले का या नाट्य रूपांतरण का सहारा ले सकता है किसी चीज को समझाने के लिए। ऐसे लिटरेचर वाला भी कहानी को नाटक के रूप में दिखा सकता है। ठीक है, तो अपने अपने तरीके हो सकते हैं, हिंदी वाले का शायद कुछ और तरीका हो। तो यानी कि अगर आप एक्टिविटी के साथ में पढ़ाओगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नोट कर लेना सबने, कहीं छूट जाए तो बता देना। नेक्स्ट है आपका रुचि का सिद्धांत। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, इसमें बस ये है कि जो भी आपका टॉपिक है, ठीक है, उसके प्रति मतलब आपको रुचि भी होनी चाहिए, और बच्चों के प्रति बच्चों को भी क्या है, रुचि जगानी पड़ेगी। ठीक है, तो आपको इंटरेस्ट पहले ही पैदा करना पड़ेगा। ठीक है, पढ़ने से पहले ही बिफोर टीचिंग, या सॉरी पढ़ाने से पहले ही। ठीक है, पढ़ाने से पहले ही छात्रों में जो भी टॉपिक है, विषय की रुचि पैदा करना। ठीक है, करनी चाहिए लिखेंगे वैसे हम ना। ठीक है, तो इस सिद्धांत में हम ये कहते हैं कि जो भी टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं तो पहले ही हम बच्चों को हाइप कर दें या उसको इतना मोटिवेट कर दें कि वो खुद ही उसको पढ़ने के पीछे इंटरेस्टेड हो। ठीक है, तो उससे रिलेटेड चीजें हम उसको बताएं। जो भी अगर मतलब कोई भी टॉपिक होगा, कोई भी कहानी होगी, ठीक है, तो उसको शॉर्ट में अगर शुरू में ही बच्चों को बता दें कि इस कहानी में लास्ट में ऐसा होता है, तो वो शुरू से लेके लास्ट तक जागा रहता है कि अब ये पॉइंट आने वाला है, तो इससे मोटिवेशन बना हुआ रहता है। ठीक है, तो बोर नहीं होता। तो यहाँ पर रुचि का सिद्धांत क्या है कि पढ़ाने से पहले ही छात्रों में विषय की रुचि पैदा करनी चाहिए, इससे एंड तक आपकी जो क्लास है, ठीक है, वो सही बनी रहती है। चलिए नेक्स्ट है आपका, ठीक है, लिख दिया, चलो एक एक लाइन ही लिखा रहा हूं इसमें। नेक्स्ट है आपका जीवन से जोड़ने का सिद्धांत। ठीक है, जीवन से जोड़ने का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विद स्टूडेंट। ठीक है, इसमें हमें क्या है, हम जब भी स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे तो जो भी हम एग्जाम्पल देंगे वो असल में उनसे जीवन से जुड़े हुए होने चाहिए, ताकि वो अपने अनुभव पुराने उसमें मैच कर सके कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, ये चीज मैंने ये खुद भी देखी है, और अपना अनुभव, पुराना अनुभव, नया अनुभव मिला के, क्योंकि उनकी थिंकिंग एबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें हम क्या लिखेंगे कि जो भी उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल, उदाहरण शिक्षक छात्रों को दे वह उनकी जिंदगी से जुड़ा हो। ठीक है, उनकी
जीवन से जुड़ा होना चाहिए, उनके जीवन से जुड़ा होना चाहिए, ठीक है, जुड़ा होना चाहिए, ठीक है, ताकि वो अपने अनुभव और ज्यादा बेहतर तरीके से प्रकट कर सके और अपने जो पुराने अनुभव है उसमें मैच कर सके कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ था, ठीक है, तो वो चीज और उसके लंबे समय तक याद रहती है, प्लस वो उसमें फिर क्या करता है, ठीक है, अपने अनुभव भी ऐड कर देता है, ठीक है, तो मतलब उसके लिए उसको कोई पुराना एग्जाम्पल देखिए, उसकी लाइफ से अगर कोई चीज जुड़ा हो तो अपना अनुभव और अभी का अनुभव, ठीक है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा इसका निष्कर्ष ये लिखना है, इससे उसके जो अनुभव है, ठीक है, अनुभव में वृद्धि होती है, ठीक है, अनुभव में वृद्धि होती है, ठीक है, मतलब आपका इंक्रीज एक्सपीरियंस, अनुभव बढ़ जाता है, ठीक है, अनुभव बढ़ने का मतलब यही है, कुछ बच्चे होते हैं जो मतलब हम देखते हैं कि कुछ छोटे बच्चों वाली बातें, जब अभी भी हम जब घर वालों के सामने कुछ ऐसी छोटे बच्चे वाली बातें कर लेते हैं कि मम्मी चॉकलेट लेके आना, तो वो हमें बच्चे बोलेंगे, और फिर कभी कभी छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत बड़ी बात कर लेते हैं, कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं बोलते हैं कि पापा पैसे नहीं है तो चलो अभी मत खरीदो, अब वो छोटा सा बच्चे को कैसे पता चला, तो ये ना ये अनुभव वो ना अपनी लाइफ में ये भी क्या कर रहे हैं, एकत्र कर रहे हैं, तो उन्होंने शायद कहीं सुना होगा, देखा होगा, ठीक है, चलिए, ठीक है, फिर से देख लीजिए कृतिका, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विद लाइफ का मतलब यह है कि जो भी टीचर पढ़ाते समय उदाहरण देगा तो वो जो उदाहरण होने चाहिए वो मतलब बच्चों की लाइफ से जुड़े होने चाहिए। अब अगर मान लो मैं कोई उदाहरण दे रहा हूँ और मैं आपको बोल रहा हूँ कि जब 5 स्टार की लाइफ तो ऐसी है, 5 स्टार होटल में ये मिलता है वो मिलता है, तो बस आप ना एज्यूम नहीं कर पाओगे उसे, क्योंकि हम कभी खुद ही नहीं गए, बोला तो बच्चों को एग्जाम्पल देने भी तो उनके आसपास की जिंदगी के देने पड़ेंगे, ठीक है, तो उससे उनको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा और उनका अनुभव ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है, चलिए, तो इसमें ये बस यही था। नेक्स्ट है आपका निश्चित लक्ष्य, वैसे इसमें डेफिनेट एम आना था, प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेट एम, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेट एम, आठवां है आपका निश्चित लक्ष्य का सिद्धांत, निश्चित लक्ष्य का सिद्धांत, ठीक है, तो इसमें बस ये दिखाया जा रहा है, इसमें बस ये बताना है कि एक लक्ष्य होना चाहिए पढ़ाते टाइम भी, ठीक है, अभी हम लक्ष्य में ये नहीं बोल रहे कि डॉक्टर बनेगा इंजीनियर बनेगा, क्योंकि हमें डॉक्टर इंजीनियर थोड़ा ना बनाना होता है, हमें तो कोई चैप्टर पढ़ाना है बस, तो वहां पर उसको अंत में लक्ष्य पता होना चाहिए कि हाँ भाई इस टीचर इस मतलब इस चैप्टर का ये फायदा होने वाला है, ठीक है, तो शुरुआत में ही मतलब आपको पता होना चाहिए कि कोई किसी एक लक्ष्य में हम पहुंच जाएंगे, ठीक है, अब चैप्टर पढ़ाते समय कहानी पढ़ाते समय कोई निष्कर्ष निकलता है, ठीक है, साइंस पढ़ाते समय कोई एक्सपेरिमेंट का कोई मान वैल्यू निकल जाती है, अब कोई हम डेरिवेशन करा रहे हैं, जैसे हम मैथ्स के क्वेश्चन कर ही रहे हैं, तो वहां पर भी हमारे पास लक्ष्य है कि वहां पर हमें कुछ ऐसा लिख देगा x+5 बराबर 3/2, तो यहाँ पर लक्ष्य हमें शुरुआत में ही समझ में आता है, मैथ्स का जैसे क्वेश्चन हो गया कि लक्ष्य में हमारा ये है कि हमें क्या निकालना है, एक्स निकालना है, ठीक है, तो इसी को लक्ष्य बोल रहे हैं, तो लक्ष्य में यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं होगा कि हमें डॉक्टर इंजीनियर बनना है, ठीक है, तो जो भी हम विषय पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो विषय का लक्ष्य, विषय का लक्ष्य छात्र को पहले ही समझ आ जाए, ठीक है, पहले ही समझ आ जाए, ताकि अब देखो मैं पूरी डेफिनेशन तो लिखाऊंगा, ताकि फिर वहां तक पहुंचने में वो अपनी रणनीति खुद भी बना सकता है, या वहां तक पहुंचने में वो अपनी रणनीति के लिए टीचर को बता सकता है और टीचर भी उसको सही तरीके से गाइड कर सकता है, ठीक है, तो जब एम पता होगा कि हमें जाना कहाँ है, तभी हम वहां का रास्ता ज्यादा बेहतर तरीके से ट्रेवल कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर इसका पर्पज यही था, तो हम दरअसल एक तरीके से इनका प्रिंसिपल का जो एकदम मतलब ब्रीफ में लिख रहे हैं, एक एक लाइन में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, तो बुक पढ़ने की वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, तो कभी ये आएंगे तो आप पहचान जाओगे, वैसे क्वेश्चन तो अभी आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते हैं, 25 क्वेश्चन कोशिश करते हैं आज सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, उससे थोड़ा आइडिया लग जाएगा, तो ज्यादा थियोरिटिकल क्वेश्चन तो नहीं आते हैं, कॉन्सेप्चुअली आते हैं बस, ठीक है, तो अंत में मतलब इन सब चीजों को जितने भी आपके लक्ष्य निकलेंगे ये सब स्टूडेंट के लिए ही है, ठीक है, तो मतलब ये सब ना पढ़ने के बाद अगर हम क्वेश्चन करेंगे एमसीक्यू लगाएंगे तो बस ध्यान रखना कि हमें बस छात्रों के बारे में ही सोचना है, ठीक है, छात्रों के लिए जो सही हो। सेवंथ प्रिंसिपल कृतिका, सेवंथ क्या था, ठीक है,
हाँ 7th वो लिंकिंग विद लाइफ वाला, ठीक है, वो यही था कि आपको जो भी उदाहरण लेना है, ठीक है, वो बच्चों के जीवन से जुड़ा होना चाहिए। जब भी हम पढ़ाएंगे तो बच्चों के जीवन से जुड़े उदाहरण ही लेने चाहिए, तो उसको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आता है, ठीक है, और इससे बच्चों के अनुभव में विकास होता है, एक्सपीरियंस बढ़ता है, ठीक है। ये था आपका 7वां। चलो 9वें में आते हैं। 9वां क्या है आपका? चयन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, ठीक है। अब कई बार कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो पढ़ानी नहीं चाहिए, ठीक है, इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें जो पढ़ानी नहीं चाहिए, मगर क्योंकि बच्चे जब किताब खोलते हैं शिक्षण अभिरुचि की, तो वो टॉपिक लगाते हैं, यार ये भी नहीं पढ़ा, ये भी नहीं पढ़ा, तो इसलिए पढ़ाना तो पड़ता ही है, ठीक है। तो उसको फिर इस तरीके से पढ़ाना पड़ेगा कि ना तो, क्योंकि बच्चों को समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि उनकी मनोभावना ना नेगेटिव हो जाती है, तो मोटिवेट करना मुश्किल हो जाता है। अगर किसी बच्चे को लगता है कि यार नहीं हो पा रहा, या मतलब पहले ही नेगेटिव हो गया, तो उनको पढ़ाना भी है, पर हम ये भी नहीं चाहते कि समय बर्बाद हो जाता, तो उस हिसाब से ब्रीफ में पढ़ाना पड़, जैसे ये टॉपिक चल रहा है तो ये सब ब्रीफ में पढ़ाना पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि इसको लेंदी वे में भी पढ़ा नहीं सकते, और ये पूरा मतलब ऐसा सब टॉपिक है कि वो लेंदी होगा, तो इसमें बस एग्जाम्पल एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। तो और थ्योरी हमें कुछ याद करनी भी नहीं है इसमें, हमें ऐसा भी नहीं याद करना कि 13 सिद्धांत जो है वो किसके अंदर आते हैं, या 13वां सिद्धांत क्या है, ये बस इनके जिक्र कभी दिख जाए किसी क्वेश्चन में तो आपको पहचानने में अपने आप ही आसानी हो जाएगी कि हाँ इसमें ये चीज लिखी रहती है, ठीक है। तो चयन का सिद्धांत में क्या है कि जो बेकार की चीजें हैं, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिखा देता हूं, बेकार की, अगर टीचिंग की बात करें तो बेकार के टॉपिक बोल सकते हो, ठीक है, बेकार की चीजें, ठीक है, जो मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, उसको छोड़ सकते हैं, छोड़ सकते हैं, और सिर्फ उन्हीं पे ध्यान से दे सकते हैं, ठीक है, सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान दे सकते हैं जिससे छात्र का लाभ हो, ठीक है, फायदा हो, प्रॉफिट हो, लाभ हो, तो हम उन्हीं चीजों पे ध्यान देंगे, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन क्या बोलता है? वो ये बोलता है कि आपको बस क्या करना है, सिलेक्टेड मटेरियल, जैसे हम कोचिंग में पढ़ते हैं तो हम सिलेक्टेड पढ़ते हैं, ठीक है, तो सिलेक्टेड चीजें ही हमें देनी है, हम ज्यादा लंबा या ज्यादा थ्योरेटिकल नहीं दे सकते, ठीक है, इस टॉपिक के बारे में। तो वैसे ही आपको भी जब आप पढ़ाओगे तो किताबों में कई ऐसी चीजें होंगी, जब हम मतलब टीचर बन जाएंगे तो किताबों में कई ऐसी चीजें होंगी जो अननेसेसरी किताबों में है, ठीक है, क्योंकि लिखना था, कंटेंट बनाना था, तो कई उसमें होती हैं, तो हमें खुद ही स्किप करना पड़ता है कुछ कुछ चीजें, ठीक है। तो ऐसे भी नहीं कि हमें जो चीज हर एक चीज किताब में दिख रही है वो सभी आपको बच्चों को पढ़ानी चाहिए, ठीक है। तो हम इसे टीचर और स्टूडेंट के हिसाब से ही सोचेंगे सारे आंसर, ठीक है। अब जैसे प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, इसमें तो आप खुद ही तुक्का लगा लोगे कि एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए पढ़ाने से पहले ही, ठीक है, प्रॉपर प्लानिंग, ठीक है, आपको पढ़ाने से पहले ही प्रॉपर प्लानिंग करनी चाहिए कि किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे और सीक्वेंस में आगे बढ़ेंगे, ठीक है, उसी को बोलते हैं आपका नियोजन का सिद्धांत, ठीक है। तो हिंदी में मतलब नियोजन का मतलब क्या हो जाएगा, नियोजन मतलब प्लानिंग, ठीक है। तो नियोजन अगर हिंदी में समझ नहीं आता कई बच्चों को तो प्लानिंग लिख देना इसका, ठीक है, मतलब हिंदी में लिख देना, आधा प्लानिंग, चलिए, ठीक है। तो इसमें तो कुछ पॉइंट बताने की जरूरत मेरे हिसाब से है नहीं, प्लानिंग में बस हम यही लिखते हैं कि जो भी पढ़ाया जाए वो प्रॉपर प्लानिंग के साथ पढ़ाया जाए, ठीक है, ताकि अपना भी समय बर्बाद ना हो और स्टूडेंट का भी समय बर्बाद ना हो, ठीक है। तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ पढ़ाना है, कोई भी विषय तैयार करना है उन्हें सुनियोजन बोलते हैं ना, वेल प्लान तरीके से तैयार करना है, सुनियोजन तरीके से तैयार करना है, ठीक है। तो इसमें बस इतना ही था, ठीक है, कि आपको जो भी चीजें तैयार करनी है प्रॉपर और वेल प्लान्ड वे में तैयार करनी है। अगर पहले से ही प्लान्ड होके चलेंगे तो हर एक टाइम अपना मतलब अगर सिलेबस की बात करते हैं, अगर हम शुरू से ही प्लानिंग करके चलेंगे तो सिलेबस टाइम पे ही खत्म होगा, ठीक है। और अगर अभी से ही प्लानिंग करके नहीं चलेंगे और अभी से ही ढीले चलेंगे तो बाद में फिर स्कूल में हमेशा ऐसा होता था कि शुरुआत के 6 महीने टीचर बड़े आराम से रहते थे और आखिरी के 6 महीने में टीचर को बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाना होता था, क्योंकि वो कोई प्रॉपर प्लानिंग होती नहीं थी, ठीक है। तो प्लानिंग करेंगे तो बहुत सही समय पे हमारा सिलेबस भी पूरा हो जाएगा, तैयारी भी अच्छे से हो जाएगी, और उसकी चीज में हाँ पूर्व तैयारी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। चलो ठीक है, नेक्स्ट है आपका विभाजन का सिद्धांत, ठीक है, विभाजन का सिद्धांत, ठीक है, आपका
कितने बचे हमारे 12 13 सॉरी ये 11वां हो गया, 12वां डिवीजन है और 13वां प्रिंसिपल ऑफ डेमो। कहाँ गया? चलो विभाजन का सिद्धांत में हमें ये होता है कि आपको जो भी चीज कोई भी एक्टिविटी आप करा रहे हो, कुछ भी चीज आप पढ़ा रहे हो, उसको ना बांटना पड़ेगा और एक सीक्वेंस में बांटना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि हम सीधा गुणा भाग नहीं सिखा सकते, पहले प्लस माइनस सिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर आपको जो भी विषय है, विषय को इकाइयों मतलब होता है यूनिट्स। ठीक है, यूनिट्स में बांटना है और कुछ इस तरीके से बांटना है कि एक के बाद दूसरी यूनिट सीक्वेंस में आए। ठीक है, इस तरीके से कि पहली इकाई पूरा होने पर छात्र दूसरी इकाई यानी कि सेकेंड यूनिट, और ऐसी आपकी सेकेंड से थर्ड, दूसरी इकाई से स्वयं को जोड़े रखे। ठीक है, तो इंग्लिश में बस एक लाइन लिख देना, जो यूनिट्स होनी चाहिए वो प्रॉपर सीक्वेंस में होनी चाहिए। ठीक है, प्रॉपर सीक्वेंस में आपकी यूनिट्स डिवाइड करनी है। तो ये जब आप पढ़ाओगे तो आपको पहले ही ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, पढ़ाने से पहले ही आपको ये सोचना पड़ेगा कि मुझे किस तरीके से इस चैप्टर को पूरा कराना है। ठीक है, ऐसा कई बार ऐसा हो जाता है कि हम पढ़ाते हैं और फिर बाद में कोई कॉन्सेप्ट ना बाद में याद आता है कि अरे इसके बिना तो हो नहीं पाएगा, तो वो क्या हो जाता है कॉन्सेप्ट, फिर वो मतलब एक गलत तरीका है। हमें ऐसा करना है, पढ़ाना ऐसा है कि जब हम पढ़ाएं तो बच्चों को लगे कि हाँ ये पहले भी पढ़ा हुआ है, तो इसलिए उसका बेस बना के शुरू से बेस बना के पूरा ऐसे चलना पड़ता है। ठीक है, मतलब उसको कभी ये फीलिंग ना आए कि ये नया आ गया कुछ। ठीक है, चलिए हो गया इतना। चलो 11 सिद्धांत हो गए। 12वां दोहराने का सिद्धांत बस यही है। ठीक है, इसमें दो बातें कही गई हैं दोहराने के सिद्धांत में कि एक तो आपको जो भी आपने पढ़ाया, ठीक है, उसको रिवाइज भी करना है, रिवीजन, यानी कि पाठ को दोहराना है, रिवीजन ऑफ लेसन। ठीक है, पाठ को दोहराना है और साथ ही साथ जो होमवर्क आप दोगे, ठीक है, गृह कार्य, अब कई बार टीचर ने गृह कार्य ऐसे देते हैं कि जो बच्चों को पता वो ढूंढ नहीं पा रहा, तो गृह कार्य हमेशा ऐसा होना चाहिए जो मतलब आपने पढ़ाया उसी का रिवीजन हो। ठीक है, नया गृह कार्य कभी छात्र को नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो गृह कार्य ऐसा होना चाहिए जिससे छात्र का रिवीजन, ठीक है, छात्र का रिवीजन, इंग्लिश में लिख दूं, रिवीजन हो जाए। ठीक है, चलिए, तो दोहराने का सिद्धांत ये है कि क्लास में भी जो पढ़ाया, ठीक है, उसको भी दोहराना है, साथ ही साथ होमवर्क भी जो देना है वो इस तरीके से देना है कि आप वो उसका रिवीजन उसमें हो जाए। ठीक है, नई चीज अगर हम देंगे तो नई चीज में उसको परेशानी आएगी। ठीक है, नई चीज में परेशानी आती है, वैसे नई चीज देने भी अच्छी बात होती है, लेकिन उससे क्या होता है कि उसका समय भी क्या होता है, बर्बाद होता है। ठीक है, छात्र का समय भी बर्बाद होता है। चलो, और एक लास्ट सिद्धांत है हमारा, ठीक है, वो है आपका प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक डीलिंग। ठीक है, यानी कि आपका लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत। ठीक है, हर छात्र के साथ आपका जो व्यवहार होना चाहिए, मतलब एक तरीके से टीचर को भी, ठीक है, शिक्षक को भी छात्र के व्यक्तित्व का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, इंडिविजुअल पर्सनैलिटी का
टीचर शुड रिस्पेक्ट इंडिविजुअल पर्सनैलिटी ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, छात्र के व्यक्तित्व का सम्मान करना चाहिए, इंग्लिश में लिख लेना, करना चाहिए। टीचर शुड रिस्पेक्ट इंडिविजुअल पर्सनैलिटी ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। अब कई बार कुछ छात्र पतले होते हैं तो टीचर भी उसका नाम कुछ ना कुछ बोल देता है, ठीक है, कुछ नाम रख देगा, सुक्कड़ रख देगा। टीचरों को भी, कई टीचरों की आदत होती है, ठीक है। जैसे हमारी क्लास में एक पतला था तो हमारा केमिस्ट्री का टीचर बोलता था उठ भाई कुपोषण के देवता, ऐसी कुछ नाम रखा हुआ था उसका। तो मतलब एक तरीके से अब बाकियों के लिए तो हंसने का आ गया था, लेकिन जो बेचारा झेल रहा था, मतलब उसके उसके मन में एक नेगेटिव इमेज बन जाती है। उसके बाद वो कभी भी कुछ उस टीचर से पूछेगा ही नहीं, क्योंकि उसे पता है कि अगर मैंने कुछ पूछ भी लिया तो ये मेरा नाम पूरी क्लास के सामने बोल देगा, ठीक है। तो शिक्षक को भी छात्र के व्यक्तित्व का सम्मान करना चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारा लास्ट आपका सिद्धांत, ठीक है। लोग कहाँ गया, शुरू से एक बार शुरू करते हैं। तो टीचिंग के हमारे पास मेनली 3 प्रिंसिपल हैं, ठीक है। कौन कौन से? एक तो सामान्य सिद्धांत, जनरल प्रिंसिपल, जिसमें अभी हमने ये देखे 13 पॉइंट आते हैं, ठीक है, या 13 सिद्धांत है इसके अंदर। फिर दूसरा ज्ञानात्मक हो जाएगा, कॉग्निटिव प्रिंसिपल, ठीक है। और तीसरा मनोवैज्ञानिक प्रिंसिपल, यानी कि आपका साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, ठीक है। उसमें फिर आप एक बार रफली जल्दी देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्या हो गया आपका माइट, वैसे याद करने वाला यही पॉइंट है, ठीक है, माइटिक प्रिंसिपल। तो माइटिक प्रिंसिपल किसके द्वारा दिया गया है? सुकरात के द्वारा, ठीक है। और उसमें वो आत्मा वाला पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है, कि आत्मा को सब ज्ञान होता है, बस पैदा होने पे व्यक्ति भूल जाता है और टीचर का काम है कि उसको दोबारा से उस ज्ञान को वापस लाए, ठीक है। तो याद करने वाला पॉइंट यही है, बाकी सब इनके नाम से आप पहचान जाओगे, ठीक है। कम्युनिकेशन में मतलब कम्युनिकेशन जो है, बेहतर कम्युनिकेशन शिक्षण भी बेहतर होगा, ठीक है। आपका प्रिंसिपल ऑफ मोल्डिंग, परिवर्तन का सिद्धांत, तो ये छात्र के बिहेवियर में परिवर्तन लाने के लिए होता है, ठीक है, छात्र के बिहेवियर में परिवर्तन लाने के लिए। प्रिंसिपल ऑफ इंक्वायरी, इसमें प्रश्नोत्तरी होगी, ठीक है, शिक्षक प्रश्न देगा और छात्र उसका जवाब ढूंढने की कोशिश करेगा, देने की कोशिश करेगा, अपनी मर्जी से कुछ मनचाहा जवाब बनाएगा। उस सब में छात्र का फायदा होता है, ठीक है। भले वो गलत जवाब भी बना रहे हैं, लेकिन अगर वो छात्र ढूंढने की कोशिश करेगा, ठीक है, तो उसी के डेवलपमेंट में फायदा रहता है, ठीक है। क्रिया का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, एक्टिविटी में हमने यही पढ़ना है कि जो भी पढ़ाया जाए उसको प्रैक्टिकली भी दिखाना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब चाहे वो आप नाट्य रूपांतरण करके दिखाइए, ठीक है। फिर आपका था प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि पढ़ाने से पहले ही विषय के बारे में बच्चों को पता हो और वो जानना, मतलब उसका इंटरेस्ट जाग जाए, ठीक है। तो पहले से पढ़ाने से पहले ही आपको रुचि पैदा करनी पड़ेगी जो भी टॉपिक रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विद लाइफ, वही एग्जांपल जो भी लोगे, ठीक है, वो आपके छात्र के जीवन से जुड़े होने चाहिए, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेट एम, एक निश्चित लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए ताकि छात्र को वहां पर पहुंचे भी, ठीक है। और निश्चित लक्ष्य का मतलब कि इतना बड़ा लक्ष्य भी ना हो, ठीक है, निश्चित लक्ष्य का मतलब एक छोटे छोटे लक्ष्य हो, ठीक है। तो अगर एक पहले दिन हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि इस टॉपिक को कल करेंगे, तो वो ना क्वांटिटी टू जाती है। या तो हम उस टॉपिक को भी क्या करते हैं, हमारा एक और सिद्धांत है जिसमें हम तोड़ना है, डिवीजन करना है, हम उस टॉपिक को भी ऐसा बच्चे को पढ़ाएं कि उसको लगे कि आज ही का टॉपिक खत्म हो गया, कल जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो इसके आगे का है, मगर इससे रिलेटेड नहीं है, पर इससे आगे का आप ऐसा बोल सकते हो कि लिंक कर सके अपने आप को एक दूसरे को, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज पूरा नहीं हो पाया तो चलो अब इसको कल करेंगे, ठीक है। तो वैसा होता ही है, अब टाइम लिमिट होती है तो ऐसा होता ही होता है, ठीक है। पर एक तरीके से ये तो सिद्धांत मतलब थ्योरेटिकल जो है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो, और क्या था आपका प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन में क्या बोलेंगे आप कि आप कंटेंट छोड़ सकते हो अगर आपको लगता है कि वो पढ़ाने लायक या बच्चे के किसी काम का नहीं है, ठीक है। फिर आपका प्लानिंग, नियोजन, ठीक है, मतलब प्लानिंग, प्रॉपर प्लानिंग में ही कोई चीज शुरू करनी है आपको, ठीक है, तभी वो टाइम पे खत्म हो पाएगी। विभाजन का सिद्धांत वही है कि यूनिट्स में आपको बांटना है हर एक टॉपिक को, ठीक है, ताकि, और वो सीक्वेंस में होना चाहिए, ठीक है, एक सीक्वेंस में रहेगा तो हर एक जब भी नया टॉपिक आएगा तो बच्चा पुराने वाले से उसे लगेगा कि हाँ ये मैंने पहले भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे आपका प्रिंसिपल ऑफ रिवीजन में आपको बार बार दोहराना, मतलब बार बार तो नहीं, पर जो भी पढ़ाया उसको दोहराना, ये आपका अभी जो चल रहा है वो प्रिंसिपल ऑफ रिवीजन ही है, ठीक है, हम दोबारा देख रहे हैं उस चीज को, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक डीलिंग, इसमें हम क्या पढ़ेंगे तो नहीं, मतलब इसमें क्या होता है, छात्र के व्यक्तित्व का सम्मान भी करना चाहिए, ठीक है। चलो, तो ये आपके सारे जो प्रिंसिपल थे, ठीक है, ये 13 के 13 प्रिंसिपल सामान्य के अंदर आते हैं, ठीक है।
चलो तो थोड़ा 10 मिनट हम 10-15 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाकी का क्योंकि वो पूरा थियोरेटिकल हो जाएगा तो बोरिंग हो जाएगा बहुत। इसकी जो थ्योरी है लिमिटेड है, अगर हम आधा आधा घंटे भी डेली पढ़े तो शायद 10 दिन भी थियोरेटिकल पार्ट ना हो, ठीक है, जो हमारा इस एग्जाम के लिए जितना कंटेंट है। हमें जो समय लगेगा वो क्वेश्चन करने में लगेगा, ठीक है। तो चलिए, ये आपका 2020 और 21 का पेपर है, 21 20 21 है, जो लेटेस्ट कौन सा होता है 21 22 में होता है, ठीक है। तो इसको करते हैं थोड़ा सॉल्व। इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख लो, हिंदी वाले हिंदी में देख लो। 10 क्वेश्चन करेंगे क्योंकि इसमें भी हमारा समय थोड़ा ज्यादा जाएगा। हाँ, विद्यालय में ए, ठीक, इस ए के अलावा विद्यालय में समावेशी वातावरण का सृजन किया जा सकता है, ठीक है। इंक्लूसिव इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो सभी विद्यार्थियों की पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करके, ठीक है, तो उसको हम समावेशी वातावरण बोलेंगे। तो इसको कॉपी मत करना है क्वेश्चन को आप, ठीक है। इसको लिए तो मैं पीडीएफ दे दूंगा, फोन से ही देख लेना इसको डायरेक्ट। चलो, तो आप बस इसमें क्वेश्चन क्वेश्चन देखते रहो, ठीक है। 10 क्वेश्चन करते हैं। आप अपनी कक्षा में सृजनात्मक बच्चे की पहचान कैसे करेंगे? यदि वह किसी कविता या कहानी का सृजन स्वयं करता है, या वह किसी कविता का पाठ करता है, या वह किसी किताब में दी गई कहानी को सुनाता है, यदि वह पुस्तक में दिए गए चित्र को देखकर बनाता है, ठीक है। तो इसमें जो ज्यादा आपका क्रिएटिव काम है वो क्या है, ए वाला, कि किसी कविता को अगर कोई बच्चा खुद बना रहा होगा इसका मतलब वो क्रिएटिव है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आपका, इसको मैंने सेव नहीं किया, ये सेव क्या करना, मैं आंसर की अलग से दे दूंगा। ठीक है, ए बिल्कुल सही। जितने भी बच्चे, रवीना, अनुभव, ज्योति, सुषमा, तनुजा। किसी विद्यार्थी को सीखने को प्रभावित करने वाले बहुत से कारक हैं, पहला कथन ये है, ठीक है। फिर दूसरा कथन है आयु और परिपक्वता सीखने को प्रभावित करने वाले जैविक कारक हैं, ठीक है, मतलब जैविक आप बोल सकते हो, बायोलॉजिकल फैक्टर। तो दोनों कथन असत्य हैं, कथन एक सत्य है, ठीक है। सोचो इसमें क्या होगा। डी, बी, कथन एक सत्य है, कथन दो असत्य है। चलो इसका आंसर बताओ क्या है, ऑनलाइन में भी देख लेते हैं, ठीक है। ऑनलाइन वाले सही दे रहे हैं। देखो, किसी विद्यार्थी के सीखने को प्रभावित करने वाले बहुत से कारक हैं, ये तो नॉर्मल स्टेटमेंट हो गया, मतलब वो भी सही है, बहुत सारे कारण होते हैं, ठीक है। आयु और परिपक्वता सीखने को प्रभावित करने वाले जैविक कारण है, तो हाँ ये भी सही है, ठीक है। जैविक मतलब क्या हो गया, तो हमारी आयु और हमारी सीखने की जो क्षमता होती है वो हमारी दरअसल शरीर पे भी, शरीर तो नहीं बोलेंगे पर हम पे भी निर्भर करती है, मेच्योरिटी पे भी निर्भर करती है, आप ये बोल सकते हो, ठीक है। तो जैविक कारणों पे भी निर्भर करती है। कई बार छोटे बच्चे उस चीज को नहीं सीख पाते, तो एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि उम्र का है, फैक्टर उम्र का है, कि कई बार हम छोटे बच्चे को वो चीज नहीं सिखा पाते जो हम बड़े बच्चों को आसानी से सिखा पाते हैं, ठीक है। तो वो आपका एक जैविक कारक हो गया। और आपको पता है कि एज भी जो है आपकी, अब फर्स्ट क्लास में एडमिशन मिलेगा तो कम से कम 6 साल का होना चाहिए बच्चा, जबकि हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था। पहले तो ये यूकेजी वगैरह तो कभी देखी नहीं, वही तो होती नहीं थी, पहले तो स्कूल तो फर्स्ट से ही शुरू होते थे, तो मैंने तो सीधे फर्स्ट में ही एडमिशन ले रखा है, ठीक है। फर्स्ट में भी शायद कुछ महीने भेजा होगा, फिर तब तक केवी में सिलेक्शन हो गया, तो वहां सीधे सेकंड में डाल दिया, मतलब फर्स्ट तो पास ही नहीं हुई। तो अब छह छह जो उम्र छह करी है सरकार ने, वो क्यों करी होगी, उसके पीछे रीजन क्या होगा? हाँ, वो थोड़ा मेंटल, आदमी का जो दिमाग है वो डेवलप हो जाता है। तो कई बार हम देखते हैं, आप बच्चों को स्कूल ना भी भेजो ना, अगर वो घर पे भी बड़ा हो रहा है तो वो सीख रहा होगा खुद से, मतलब काफी चीजें वो ग्रैब कर लेता है। इवन टीवी भी आप उसे दिखाओ, वो 1 2 3 वहां से भी सीख सकता है। तो लेकिन धीरे धीरे बड़ा होना चाहिए, मतलब जैसे जैसे बड़ा होगा तब तब उसको ये चीज आने में आएगी, ठीक है। तो उम्र का भी फर्क पड़ता है, ठीक है। ये 53 हो गया। चलो 10 क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री पूर्ण दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए नहीं है, ठीक है। इंग्लिश में अधिगम को टीचिंग ही बोलते हैं, ठीक है। तो सी, ऑडियो बुक्स, दृष्टिबाधित मतलब जो देख नहीं सकते, तो ऐसे छात्र ऑडियो बुक्स का यूज कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें सुनना है सिर्फ, ऑडियो बुक्स मतलब सुनने के लिए, ठीक है। ब्रेल स्लेट, ब्रेल लिपि आप जानते हो,
उन्हीं के लिए होती है, दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए होती है, ठीक है। लार्ज प्रिंट बुक, ये मुझे नहीं पता क्या होती है लार्ज प्रिंट बुक, ठीक है। अच्छा प्रिंटेड बुक हो गई लार्ज, मुझे लगा कुछ अलग है। प्रिंट बुक का तो क्या ही करेंगे वो, ये तो सी हो जाएगा ना इसका, ठीक है। और ये क्या है आपका टेक्टाइल मैप्स, ठीक है, ये भी शायद कुछ होता होगा। वैसे तो लार्ज प्रिंट बुक ही आपको समझ में आ गया होगा, बुक का क्या करेंगे, वो प्रिंट बुक का जब देख ही नहीं सकते, ठीक है, तो सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला है 155। आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण कौशल जिसकी एक शिक्षक को आवश्यकता है, सी वाला, ठीक है। तो श्याम पट मतलब बोर्ड पे लिखना, ऑडियो टेप का प्रयोग करना, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करना। आज के डेट में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज करना आना चाहिए, ठीक है। और आज के ऑनलाइन के जमाने में तो बिल्कुल ही आना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका इंग्लिश में थोड़ा ज्यादा सही इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी आईटी समझ में आता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 156 निम्नलिखित में से सृजनवादी कक्ष में कौन सी गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाता है? प्रयोग, शोध, प्रोजेक्ट, कक्ष चर्चाएं या उपरोक्त सभी। वैसे उपरोक्त सभी वाले ज्यादातर केसेस में ना वो आंसर सही होता है, ठीक है। मतलब वो देख लेना क्वेश्चन कैसा है, ठीक है। अगर आपको सारी पॉजिटिव लग रहे हैं तो फिर आप उपरोक्त सभी लगा सकते हो, ठीक है। 157 कौन सा सही प्रकार से सुमेलित नहीं है? अवलोकन, ऑब्जर्वेशन, ठीक है। सहयोग, शिक्षार्थी व्यक्तिगत रूप से कार्य करते हैं। कोलैबोरेशन का मतलब क्या हो गया कि सुमेलित कौन सा सही प्रकार से सुमेलित है, अच्छा सुमेलित है बताना है आपको, ठीक है। कौन सा सही प्रकार से सुमेलित है, करेक्टली मैच है। अब सहयोग लिखा हुआ है और आगे क्या लिखा हुआ है, शिक्षार्थी व्यक्तिगत रूप से, तो व्यक्तिगत रूप से सहयोग मतलब उल्टा हो गया तो, ठीक है। चलो अवलोकन, पशुओं के व्यवहार को नोट करता, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन में लिखा हुआ है कि हम जानवर के व्यवहार को नोट कर रहे हैं, तो वैसे भी ऑब्जर्वेशन ही होगा। अगर हम जानवर के व्यवहार को नोट करते हैं तो ऑब्जर्वेशन ही कहलाता है, ठीक है। तो ये आपका सही लग रहा है। समस्या समाधान का संबंध किससे कर रखा है? प्रश्न उत्तर को कॉपी करके। तो ये समस्या का समाधान नहीं है, ठीक है, प्रश्न उत्तर को कॉपी। इनमें ना जो आपको टाइम जाएगा वो सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने में जाएगा, मतलब है तो इजी सारे क्वेश्चन, ठीक है। और कभी कभी कंटिन्यूस करते हैं ना तो दिमाग की दे भी जाती है कि 10 क्वेश्चन में जब सोचना पड़े तो 11वां अगर आता भी होगा तो गलत हो जाता है, इनमें ऐसा होता है, ठीक है। सृजनवाद इंग्लिश में होता है कंस्ट्रक्टिविज्म, ठीक है। तो शिक्षक केंद्रित, तो सृजनवाद मतलब बढ़ावा देना, ठीक है। तो ये आपका शिक्षक केंद्रित नहीं है, तो बी इसका आंसर है। तो इन क्वेश्चंस में आपको थोड़ा ये बस ध्यान रखना है कि ये ना स्टेटमेंट लंबे लंबे हैं, अब इनको पढ़ना भी है और सोचना भी है, तो ये भी टाइम खाएंगे। भले ये मुश्किल नहीं है, ठीक है, लेकिन ये समय खाते हैं। और स्कोरिंग सबसे ज्यादा स्कोर भी इसी में बनता है, ठीक है। अगर आप सारे सबका मिलाओगे तो सबसे ज्यादा आपको इसी में नंबर मिल रहे होंगे। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए आप विद्यालय में किस प्रकार की गतिविधि कराएंगे, ठीक है। चलो ये क्या है, उसे ऐसी गतिविधियां करने के लिए देंगे जिससे उसका चिंतन कौशल विकसित हो, ठीक है। वैसे तो शुरू में ही आपका लग गया होगा। उसे प्रश्न उत्तर याद करने के लिए देंगे, ठीक है। तो हमें हमेशा बच्चों के बारे में हम बोलते हैं कि जब भी आपको समझ में ना आए तो आप बस ये सोचिए कि छात्र का भला किससे हो रहा है, ठीक है। तो छात्र का भला जिससे होगा आपको वही लेना है, भले इससे बाकी को नुकसान हो रहा हो, लेकिन छात्र का भला होना चाहिए, ठीक है। जो उसे अधिक से अधिक लिखने का अभ्यास कराएंगे, व्याख्यान विधि द्वारा अवधारणा समझाएंगे, ठीक है। तो ये बस सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। 10-10 क्वेश्चन भी करेंगे डेली तो ये प्रीवियस पेपर हमारा सारा हो जाएगा, ठीक है। अगला है वर्तमान समय में शिक्षक की भूमिका क्या है? सुगमकर्ता की, समाज सेवक की, वक्ता की, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सिर्फ स्पीकर नहीं होता, ठीक है, स्पीकर तो मतलब बोलने वाला हो गया, तो वक्ता ही नहीं है, ठीक है। और ना ही समाज सेवी है, ठीक है। क्या हो जाएगा? सुगमकर्ता, ठीक है, मतलब एक फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहा है एक तरीके से, ठीक है। चलो यदि आपकी कक्षा में कोई विशेष आवश्यकता वाला बच्चा है तो आप क्या करेंगे? 160। डी डी बी और सी दोनों, ठीक है। हाँ, कोई विशेष आवश्यकता वाला बच्चा है उसकी ओर ध्यान नहीं देंगे तो ये तो वैसे गलत हो गया। उस पर अतिरिक्त ध्यान देंगे, ठीक है,
और बहुसंवेदी तकनीक का प्रयोग शिक्षण में करेंगे, ठीक है, यानी कि आपका मल्टी सेंसरी अप्रोच, ठीक है, मतलब उसको समझ में आ जाए बस इस टेक्निक का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह के सवाल आते हैं, ठीक है। 10 हमने आज कर लिए, आज दिन 10 करते रहेंगे, प्रीवियस पेपर हो जाएंगे, ठीक है। चलो आज के लिए इतने करते हैं, ऐसे बहुत सारे थे तो इसको कल ही करेंगे। चलिए ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए भी आज इतना ही था। बाकी कल, ठीक है, इसकी जो पीडीएफ होगी वो मैं ग्रुप में डाल दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप में भी, और जो एप्लीकेशन में मिला हुआ है उसमें भी डाल दूंगा।